नमस्कार मीना जी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी जी नमस्कार। आ रही सर, बिल्कुल। मैंने आमंत्रित कर दिया सर आपको। जी 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 जी। तो आज का हमारा विषय है जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती। इसमें कितने स्टेट के किसान हैं? हेलो। 7 स्टेट हैं सर। 7 स्टेट। सभी लोग हिंदी समझते हैं? जी सर, जी सर। जी। पिछले कितने वर्षों से आप लोग जैविक खेती कर रहे हैं? 5 वर्षों से। 5 वर्षों से। चलिए, अपना ये लगभग 1 घंटे का सेशन रहेगा, तो इसमें 35-40 मिनट बाद जो मुझे बात करनी है वो कह लेता हूँ। इसके बाद लास्ट में जो 15-20 मिनट रहेंगे उसमें डिस्कशन हो जाएगा। जिसको जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करने होंगे वो शेयर कर सकते हैं। तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, मैं मध्य प्रदेश से हूँ जैसा मीना जी ने बताया। तो हमारे यहाँ पिछले सरकार के स्तर पर लगभग 25 वर्षों से जैविक खेती पे काम हो रहा था। जैविक खेती को हम लोग प्रमोट कर रहे थे। तो पहले सरल शब्दों में जैविक खेती को समझना जरूरी है कि जैविक खेती क्या है। तो जैविक खेती ऐसी खेती जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक तत्व का उपयोग न किया जाए। खेती में मुख्यतः 3 स्रोत से रासायनिक तत्व जाते हैं। पहला, जो रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं हम। दूसरा, जो बीजों को उपचार करने के लिए रासायनिक दवाइयों से उपचार करते हैं। अगर कोई कीटों की समस्या हुई हमारी फसलों में तो हम रासायनिक कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं। और जिसको चारा सूर्याय स्वाहा सूर्याय जय इदं सिंह जी माइक बंद करो आपका। जय सिंह जी माइक बंद करो। ये प्रजापतये। जय सिंह जी। मनीलाल सर कर देंगे बंद। कोई कर दिया। और अगर कोई चारे की समस्या, जिसको खरपतवार बोलते हैं, खरपतवार की समस्या होती है तो उसके प्रबंधन के लिए चारा मार दवा बोलते हैं, खरपतवार नाशी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे स्रोत हैं जिससे रासायनिक तत्व हमारी मिट्टी में जा रहे हैं। तो अगर किसी भी प्रकार की खेती में जब हम ये रासायनिक तत्व का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो जैविक खेती कहलाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि जैविक खेती की बात क्यों शुरू हुई। अगर हम पिछले 60 साल पहले की बात करेंगे, मुख्यतः 1970 के पहले की, तो हमारे पूरे देश में जैविक खेती ही हो रही थी। 1970 के बाद से ये रासायनिक खेती की शुरुआत हुई। पहले जैविक खेती हो रही थी, रासायनिक खेती की शुरुआत क्यों हुई, इसमें कई बार भ्रम की स्थिति हो जाती है। इसे हमें समझना है, मन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्थिति 2 होती है, उसको हम अपने घर से समझ लें कि यदि हमारे घर में, हमारे किचन में किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है, मुझे अपने परिवार को भोजन खिलाने की आवश्यकता है और वो उपलब्ध नहीं है, तो हमारी पहली आवश्यकता होगी कि मुझे और मेरे परिवार को किसी भी प्रकार का भोजन उपलब्ध हो जाए। दूसरी स्थिति ये होगी कि अगर मेरे किचन में, मेरे घर में सभी प्रकार की खाने की चीजें उपलब्ध हैं, तो मेरा ध्यान ये होगा कि हम जो खाएं और हमारे परिवार के जो लोग खाएं वो ऐसा खाएं जो स्वास्थ्यवर्धक हो और स्वाद में भी अच्छा हो। 2 चीजें, स्वास्थ्यवर्धक हो और स्वाद में भी अच्छा हो, उसे हम लोग खाएं। तो अगर 70 के पहले की स्थिति में जाएंगे तो हमारे पूरे देश में खाद्यान्न इतना उपलब्ध नहीं होता था कि हमारे देश के लोग भरपेट भोजन ग्रहण कर सकें। इतना खाद्यान्न हमारे देश में उपलब्ध नहीं होता था, पैदा नहीं होता था। स्थिति ये थी कि हम अमेरिका से लाल गेहूं आयात करते थे और उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती थी। और हमेशा देखिए, चाहे हमारा गांव हो
हमारा प्रदेश हो, देश हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो, एक ही नियम लागू होता है। वो नियम होता है कि एक देने वाला है और एक लेने वाला है। एक व्यक्ति जिसकी जरूरत है कि मुझे चाहिए, और उसकी जरूरत को दूसरा व्यक्ति पूरी कर रहा होता है। इस दुनिया में, इस संसार में निस्वार्थ भाव से तो बहुत कम लोग काम करते हैं कि किसी को चाहिए, उन्होंने निस्वार्थ भाव से दे दिया। ये बाजारवाद के युग में जो एक व्यक्ति की मजबूरी होती है, वही दूसरे व्यक्ति के लिए अवसर हो जाता है। तो जब हम अमेरिका से लाल गेहूं आयात करते थे, तो एक तो उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती थी, दूसरी वहां की सरकार बहुत सारी शर्तें लगा देती थी जो उस देश के हित में थी, लेकिन अपने भारत देश के हित में नहीं होती थी। तो उस समय पहली प्राथमिकता क्या थी, जो मैंने जहां से शुरुआत की थी कि एक स्थिति है कि हमारा किचन, हमारे घर में खाद्यान्न पदार्थ पर्याप्त उपलब्ध नहीं है कि हम भरपेट भोजन ग्रहण कर सकें और अपने परिवार को भरपेट भोजन करवा सकें। स्थिति वो थी। तो सरकार की पहली प्राथमिकता हुई कि किसी भी प्रकार से हमारे देश के खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से हम कुछ भी करें। उन्होंने वैज्ञानिकों का आह्वान किया और वैज्ञानिकों ने गेहूं की बहुनी जातियां विकसित की और उसमें देखा कि अगर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो फसल की वृद्धि एवं विकास अच्छा होता है, उत्पादन अच्छा होता है। इसकी शुरुआत, ये जो रासायनिक खेती की शुरुआत जो लगभग पूरे देश में प्रचलित हो गई, इसकी शुरुआत वो 1970 के आसपास से हुई। उस समय जो हमारे लोग, पहले के जो कृषि विभाग के लोग हैं, वो बताते थे, क्योंकि विभाग के लोग, सरकारी लोग तो सरकार के निर्देश पे काम करते हैं, कि जब सरकार ने ये प्रयास किए और ये प्रमाणित हो गया कि भाई इसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो फसल की वृद्धि भी अच्छा ही होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। तो विभाग के माध्यम से वो बात हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास शुरू हुआ। और जब कृषि विभाग के लोग जाते थे तो हमारे किसान भाई मना करते थे कि नहीं, हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, हमारी मिट्टी खराब हो जाएगी। लेकिन विभाग के लोग उनको लगातार कन्विंस करते थे और वो उस समय फ्री ऑफ कास्ट भी मिलता था। तो उसके रिजल्ट सामने आए, क्योंकि वो तो प्रमाणित था कि फसल की वृद्धि अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा। तो उससे निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं कि उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। जो उस समय खाद्यान्न का उत्पादन 40 मिलियन टन के आसपास हुआ करता था, वो आज हमारे देश में लगभग 350 मिलियन टन के आसपास खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है। तो उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई, संपन्नता भी आई, और ये हमारी खेती में 80 के आसपास से एक कीटनाशी का इस्तेमाल, खरपतवारनाशी का इस्तेमाल शुरू हुआ। खेती हमारी आरामदायक हुई, सुविधाजनक हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई, संपन्नता आई। ये सारी चीजें हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। लेकिन इन 50-60 वर्षों में जो खेती हुई और उसके जो परिणाम देश के विभिन्न भागों से आने शुरू हुए, चाहे हमारा वो पंजाब हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, और चाहे केरला हो। आपने सभी ने केरला की स्टोरी अगर आपने ध्यान दी हो, आमिर खान का एक प्रोग्राम सत्यमेव जयते आता था, उसमें एक एपिसोड में केरला की स्टोरी दिखाई थी जी जी। कि वहां जो इंडोसल्फान का स्प्रे हुआ था, वहां क्या होता है कि बागान वाली खेती है तो हेलीकॉप्टर से स्प्रे वगैरह करते हैं। तो वहां जो वाटर बॉडी थे, जो पानी के जल, वो तक प्रभावित हो गए थे और वहां उस पर्टिकुलर क्षेत्र में तरह तरह की बीमारियां हो रही थी। तो भारत सरकार ने वहां डॉक्टरों का दल भेजा, वहां के स्टेट के डॉक्टरों के दल ने अध्ययन किया और वहां ये पाया था कि ये जो कीटनाशक का इस्तेमाल हुआ, स्प्रे हुआ, इसकी वजह से ही ऐसा हो रहा है। और वही कहानी पंजाब की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो इवन भैंसों की दूध की आप बात छोड़िए, माताओं के दूध में भी कीटनाशक के अंश पाए गए।
ऐसा कई रिपोर्ट्स और कई पेपरों में पब्लिश हुआ। साइकिल काम करता है, जैसे गरीबी का दुष्चक्र होता है, ऐसे ही रासायनिक खेती का दुष्चक्र है। जब हम खेत में फसल में डालते हैं तो फसल की मिट्टी में, ऐसा ये प्रयोगशाला से प्रमाणित है कि इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। तो ये रासायनिक खेती शुरू हुई, लेकिन जब ये देश के विभिन्न भागों से ये परिणाम सामने आए चिंताजनक, तो ये निष्कर्ष हुआ, ये मंथन हुआ कि अब अगर समय रहते खेती की दिशा और दशा में सुधार नहीं किया गया तो आने वाले समय में और स्थिति चिंताजनक हो जाएगी। एक स्थिति जो 60 साल पहले थी कि हमारे पास खाद्यान्न का उत्पादन पर्याप्त नहीं था, अभी हमारे खाद्यान्न भंडार भरे हुए हैं, सरप्लस हमारे पास में अनाज है, अनाज की कोई कमी नहीं है। इवन मिसमैनेजमेंट में हमारा कई बार अनाज सड़ता है। तो सिचुएशन ये हो गई कि हमारे घर में, हमारे किचन में सब कुछ उपलब्ध है। तो अब ये मंथन हुआ वैज्ञानिक स्तर पे, प्रबुद्ध जीवी है उस स्तर पे भी, कि हमें खेती की दिशा और दशा में सुधार करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बड़ी सरल सी चीज है, हमारे शरीर की कार्य क्षमता तभी रहेगी जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो धीरे धीरे इसकी कार्य क्षमता में गिरावट होती जाएगी। उसी प्रकार से हमारी मिट्टी है, अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी तो उसमें उत्पादन क्षमता होगी। अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी तो उसकी उत्पादन क्षमता में धीरे धीरे गिरावट होती जाएगी। और अगर इसको स्वस्थ रखना है तो इसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे प्रयास करने होते हैं, आप सभी को पता है। उसी प्रकार से अगर हमें मिट्टी को स्वस्थ रखना है तो मिट्टी को स्वस्थ रखने के प्रयास करने होंगे और वो काम हमें बंद करने होंगे जो मिट्टी के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। एक चीज और सभी को मालूम है, ये नई चीज नहीं जो मैं बताने जा रहा हूं, कि संसार का पहला सुख निरोगी काया है। हम सभी जानते हैं, हमारे सभी के घर में कितना भी पैसा क्यों ना हो, सोने चांदी के भंडार भरे हों, लेकिन अगर हमारे शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो गई तो उस पैसे का उपयोग, उस पैसे का उपभोग हमारे लिए तो व्यर्थ रहेगा। ठीक है, दूसरे लोग उपयोग करेंगे, परिवार के उपयोग करेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो गई, कितना भी उसके पास में पैसा क्यों ना हो, कितना भी सोने चांदी आभूषण क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए वो पैसा व्यर्थ होगा। क्यों? क्योंकि ना तो आप घूम सकते हैं, ना अच्छा खा सकते हैं, ना अच्छे बिस्तर में सो सकते हैं। इसीलिए लंबे समय से, पीढ़ियों से ये कहा गया कि संसार का पहला सुख निरोगी काया है। अब हमें विचार करने की आवश्यकता है, हमें सोचने की आवश्यकता है कि समझदारी इसमें है कि चंद लाख रुपए कमाने के चक्कर में हम अपने शरीर को बीमार करें और फिर जो पैसा मेहनत से कमाया हुआ है उसको नर्सिंग होम में खर्च करें, दवाइयों में, डॉक्टर में, या हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि पैसा जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए पैसा जरूरी है। यहाँ इसका असर ये बिल्कुल नहीं है कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके अंधी दौड़ में ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पैसा कमाने के लिए कुछ भी करते जाएं। इधर से तो हम पैसा कमाएं और उधर हम पैसे को नर्सिंग होम में खर्च करें। तो अगर हमें अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, हमें अपनी पीढ़ियों को स्वस्थ रखना है, हम चाहते हैं कि हमारी अपनी पीढ़ियों के लिए, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए खाद्यान्न का संकट ना हो, क्योंकि ये हमारा नैतिक दायित्व भी है कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने हमको उपजाऊ मिट्टी दी थी, उपजाऊ खेत दिए थे, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम भी
उस मिट्टी के उपजाऊपन में वृद्धि कर सके, उस मिट्टी के स्वास्थ्य में वृद्धि कर सके तो बेहतर है। कम से कम उस मिट्टी के स्वास्थ्य को हम बिगाड़ने का काम नहीं करें, उस मिट्टी के उपजाऊपन को हम खराब करने का काम नहीं करें, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। इन्हीं सब के मंथन की वजह से, सोच की वजह से हमारे मध्य प्रदेश में पिछले 20-25 सालों से जैविक खेती को प्रमोट करने का प्रयास हुआ और कृषि विभाग ने काम भी उसमें किया। अगर हम होशंगाबाद की बात करें तो होशंगाबाद में पूरे जिले में बहुत किसानों की संख्या तो नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में कम से कम 40 से 50 किसान हैं जो ईमानदारी से जैविक खेती उन्होंने करना शुरू किया और उनका प्रदेश स्तर पे, जिले स्तर पे, इवन 2-4 किसान तो ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी ख्याति पाई और वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इन 20-25 वर्षों में जैविक खेती को प्रमोट करने का प्रयास करने के उपरांत भी उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई। आप लोगों ने भी ये अनुभव किया होगा, क्योंकि आप लोग पिछले 4-5 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो उसमें जो हम लोग अपने कैंपस में भी ट्रेनिंग करते हैं, जिसको ऑन कैंपस ट्रेनिंग बोलते हैं, और फार्मर्स के गांव में भी जाके वहाँ फील्ड में भी ट्रेनिंग करते हैं। तो जब हम किसानों से बात करते हैं, हमने बात की तो 2 चीज। हाँ बोले, आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहे हैं, बोले सर, आप गलती से हो गए। तो जब हम गांव में जाते थे तो जब भी अगर इस पे बात करें कि हमें जैविक खेती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो सारे किसान उस गांव में जो भी हमारी ट्रेनिंग में उपस्थित होते थे कहते थे कि नहीं, जैविक खेती करनी चाहिए। जी आपकी आवाज नहीं आई। तो फिर मेरा क्वेश्चन उनसे होता था कि जब जैविक खेती अच्छी है, जैविक खेती करनी चाहिए, तो फिर ये सारे लोग कर क्यों नहीं रहे हैं, क्यों नहीं करते हैं? तो मुख्यतः जो मेरे सामने जो समस्या आती थी या जो लोग वो बताते, वो 2 बातें बताते थे। पहली चीज तो ये है कि अगर जैविक खेती करनी है, किसी के पास यहाँ 40 एकड़ खेती है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 30 एकड़ खेती है। होशंगाबाद में अधिकांश किसानों के पास में लंबी जोत है, लैंड होल्डिंग अच्छी है यहाँ पर। तो अब ये पशु के पालने का जो रुझान है वो कम हुआ है यहाँ पर। यहाँ रोड में बहुत सारे पशु, जो भी यहाँ के हैं वो तो जानते ही हैं, अगर बाहर के लोगों को आने का अवसर मिला होगा तो देखते होंगे कि रोड में बहुत सारे पशु घूमते रहते हैं। तो इसके 2 कारण बताए उन्होंने कि पहला कारण तो ये कि संयुक्त परिवार कम हो रहे हैं, एकल परिवार बढ़ रहे हैं। तो उसी व्यक्ति को अपने बाहर के कामों के लिए कहीं भोपाल जाना है, कहीं इंदौर जाना है, अपनी रिश्तेदारी में भी जाना है, तो ऐसी स्थिति में पशु को तो जो दाना है, पानी है, वो समय पे चाहिए, तो वो कैसे कर पाए? संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं। दूसरा उसने बताया कि जो लोग कर भी सकते हैं, वो लोग, नई पीढ़ी के लोग ये करना नहीं चाहते हैं कि वो गाय पालें या भैंस पालें, काम नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए स्थिति ये है कि आज शहरों से पहले दूध आता था, गांव में दूध उपलब्ध था, आज शहरों से पैकेट का दूध गांव में जाना शुरू हुआ है। तो ये न करवाने की वजह से वो जैविक खेती में जितनी क्षेत्र में वृद्धि होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। हेलो हेलो जी हाँ जी हेलो। हाँ, आ रही है जी आवाज सर? हाँ, मुझे तो आ आ रही रही है सर आपकी। आवाज? जी ठीक, ओके। तो जी जितनी क्षेत्र में वृद्धि होनी चाहिए थी उतना जैविक खेती के क्षेत्र में विस्तार नहीं हो पाया, मुख्यतः 2 कारणों की वजह से, संयुक्त परिवार के टूटने की वजह से और नई पीढ़ी वो पशुओं का काम करना नहीं चाहती है। तो यदि चाहती नहीं है तो सब किसानों के सहमत होने के बावजूद कि जैविक खेती अच्छी है, जैविक खेती करना चाहिए, इसका विस्तार नहीं हो पाया। हाँ, कुछ किसान भाइयों ने ये भी बोला कि जैविक खेती करने से उत्पादन कम हो जाता है। तो जब मैंने उनसे पूछा
कि भाई क्या आपने की, करके देखा आपने? तो जिन्होंने ये बोला कि उत्पादन कम हो जाता है, उन्होंने बोला कि नहीं, हमने करके तो नहीं देखा, हमने सुना है। देखिए, हम सभी का स्वभाव होता है कि हम जैसा कर रहे होते हैं वैसा ही करने की हमारी मनोदशा हो जाती है। उसमें मैं भी शामिल हूं। बदलाव को बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं समाज में, चाहे वो किसानों का समाज हो या दूसरा हो या कोई भी हो। परिवर्तन को बहुत कम लोग आसानी से स्वीकार करते हैं। सबसे पहले उनका मन रेसिस्ट करता है, रोकता है उनका मन कि नहीं, ये कैसे। जो 60 साल पहले जब कहानी शुरू हुई तब लोग रासायनिक उर्वरक डलवाने के लिए तैयार नहीं थे। आज जब जैविक खेती की बात होती है तो उन्होंने करके नहीं देखा, केवल सुनी हुई बातों से कि नहीं, वो उत्पादन कम हो जाता है। आप ये यकीन मानिए कि उत्पादन बिल्कुल कम नहीं होगा, बशर्ते हम उसको संपूर्णता में समझ के करेंगे। तो अगर संपूर्णता में समझ के नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन कम होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही हमारा मनुष्य का शरीर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, स्वास्थ्य विभाग की जो सबसे बड़ी संस्था है देश में, वो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसके अनुसार उसने छोटे बच्चे को, युवा को, यंग को और जो हमारा वृद्ध है उसके लिए उम्र के अनुसार और उसका वजन कितना है उसके अनुसार उसने पर डे की, प्रतिदिन की डाइट निश्चित की है कि उसे प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना वसा, कितना खनिज तत्व उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए। अगर उससे कम वो ग्रहण करता है तो फिर शरीर में वो तरह तरह की कमजोरियां या बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। वही संबंध हमारी मिट्टी और फसलों का है। हमारी जो भी कृषि फसलें हैं, या सब्जियों की हो या फलों की हो, हर फसल को पोषक तत्व चाहिए होते हैं। और वो पोषक तत्व 17 पोषक तत्व जो होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, जिंक, बोरान, मॉलिब्डेनम, आयरन, गिल, इस प्रकार के ये तत्व हैं। जैसे मनुष्य के शरीर को प्रोटीन चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, खनिज तत्व चाहिए, वैसे ये हैं। किसी तत्व की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और किसी तत्व की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता इन सारे तत्वों की फसल की मांग के अनुसार, फसल के स्वभाव के अनुसार कि कौन सी फसल है। अगर दलहनी जैसे फसल है तो उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है। अनाज वाली फसल है तो उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है। अब ये जो आवश्यकता होती है, हमारी जो फसल के पौधे हैं वो मिट्टी से ही ग्रहण करते हैं। अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी, मिट्टी में ये तत्व पर्याप्त मात्रा में, संतुलित मात्रा में होंगे, तो हमारी फसल की वृद्धि और विकास अच्छा होगा। अगर नहीं होंगे तो हमारी फसल कमजोर होगी। अब आवश्यकता है कि हम पहले मिट्टी की अपनी जांच करवा लें कि मिट्टी में उसकी स्थिति क्या है। जिस प्रकार से जो हमारा शरीर अस्वस्थ होता है, जब हम बीमार होते हैं, तो अगर बीमारी हमारी कम होती है, उतनी गंभीर नहीं होती, तो सामान्यतः हम अपने स्वयं से दवा ले लेते हैं। या कई बार मेडिकल स्टोर में जाते हैं कि मुझे 2 दिन से फीवर आ रहा है, दवा दे दीजिए। या जब गंभीर बीमारी होती है तो डॉक्टर हमारे सारे टेस्ट करवा लेता है। इसके बाद हमारा स्पेसिफिक उपचार शुरू होता है कि भाई ये समस्या ये है और इस उपचार की आवश्यकता है। उसी प्रकार से जो हमारा मिट्टी का परीक्षण हो जाएगा तो मिट्टी में वास्तविक स्थिति क्या है, वो नाइट्रोजन की हो, ऑर्गेनिक कार्बन की हो, फास्फोरस की हो, पोटास की हो, वो हमें पता चल जाएगा। क्योंकि फसलों के वृद्धि, विकास एवं उनके स्वस्थ रखने के लिए उनका दाना स्वस्थ हो, दाने में चमक हो, अगर तिलहनी फसल है तो उसमें तेल की मात्रा अधिक हो, इन सब के लिए अलग अलग तत्व काम करते हैं। मोटे तौर पर अगर बता दूं, जैसे नाइट्रोजन है, मैंने बताया कि वृद्धि एवं विकास के लिए है। फास्फोरस है, जड़ों के विकास के लिए है। पोटास है, ये
बीमारियों की लड़ने की क्षमता पैदा करता है और दाने में चमक पैदा करता है। सल्फर है, ये तेल की मात्रा को बढ़ाता है। ऐसे हर एक तत्व की अलग अलग भूमिका होती है। तो अब मिट्टी की हमने जांच करवा ली और ये पता चल गया कि हमारी मिट्टी की स्थिति ये है। अब इसके बाद जो दूसरी स्थिति है कि हम फसल उसमें कौन सी बोने जा रहे हैं। दलहनी फसल बोने जा रहे हैं या अनाज की फसल लगाने जा रहे हैं या गन्ना लगाने जा रहे हैं या आलू लगाने जा रहे हैं। अब हमें उस फसल के बारे में पूरी ठीक से जानकारी होनी चाहिए कि इस फसल में हमें कितना नाइट्रोजन पर एकड़ या पर हेक्टेयर, कितना फास्फोरस, कितना पोटास देने की आवश्यकता है और हमारी मिट्टी की स्थिति क्या है। उसके अनुसार अगर हम पूर्ति करेंगे तो उत्पादन में कमी नहीं आएगी। अगर नहीं करेंगे तो उत्पादन में कमी आएगी। जिस प्रकार से हमारा शरीर है कि शरीर को प्रतिदिन की डाइट में जितना प्रोटीन, जितना कार्बोहाइड्रेट, जितना वसा, जितना खनिज तत्व चाहिए, विटामिन चाहिए, अगर वो हम पूर्ति नहीं करेंगे तो लंबे समय में हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। वही स्थिति मिट्टी की है। अब चीजें दो हैं कि मिट्टी में वो पूर्ति, अगर हम रासायनिक खेती कर रहे हैं, रासायनिक खेती सभी को स्पष्ट होगा जिसमें हम रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशी, रासायनिक खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करते हैं और रासायनिक खेती हो गई हमारी। अगर वो रासायनिक खेती कर रहे हैं तो हम उसमें जितना यूरिया पर एकड़ या पर हेक्टेयर में, जितना डीएपी, जितना एसएसपी हमको अगर डालना है उतनी पूर्ति हम करेंगे तो उत्पादन में कमी नहीं होगी। अगर नहीं करेंगे तो भले हम रासायनिक खेती ही कर रहे हैं, लेकिन अगर उतना यूरिया, उतना डीएपी नहीं दिया तो उत्पादन में कमी होगी। अब वही जैविक खेती की बात है कि अगर हमने निर्णय कर लिया कि हमको रासायनिक खेती नहीं करनी है, जैविक खेती करनी है, अब जो भी फसल हमने उसमें लगाई है, फसल की आवश्यकता है, फसल की मांग है, अब उसकी पूर्ति अगर आपने जैविक तरीके से कर दी, जितनी उसकी आवश्यकता पर एकड़ पर हेक्टेयर है, तो उसको वो तत्व उपलब्ध हो जाएंगे तो उत्पादन में कमी बिल्कुल नहीं होगी। एक चीज हमेशा याद रखिए, पता भी होगा हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को, कल मीना जी बता रहे थे, इसमें बहुत सारे किसान भाई हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुके हैं। तो आप सभी का अध्ययन है कि जिस प्रकार से हमारा शरीर है कि ये जो दवाइयां हैं ये सिर्फ शरीर को सपोर्ट करती हैं, ठीक आपको आपका शरीर ही करता है, जो आपके शरीर के प्रतिरोधक क्षमता होती है, शरीर की जो शक्ति होती है, जीवन शक्ति, दवाइयां केवल सपोर्ट का काम करती हैं। उसी प्रकार से जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी में भले हम ये यूरिया देते हैं या आपने डीएपी दिया, फसलें कभी भी, कोई भी फसल इसको सीधे इसी रूप में नहीं लेते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन अगर आपने 100 किलो दिया तो उसमें 100 किलो नाइट्रोजन नहीं मिलता है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, आप सभी को पता है। तो अगर 100 किलो में मतलब 46 किलोग्राम, इसके अलावा जो जितनी भी चीज उसमें है वो दूसरी चीज मिली होती है। काम की चीज केवल उसमें 46% है, 100 किलो के अगेंस्ट में 46 किलो, 100 ग्राम के अगेंस्ट में 46 ग्राम। अब ये इंपॉर्टेंट चीज ये है, महत्वपूर्ण चीज ये है कि फिर फसलें जिस रूप में लेती हैं वो कैसे लेती हैं, कौन इसको बदलने का काम करता है। तो फसलें कभी भी यूरिया के रूप में डायरेक्टली नहीं लेती, उसको नाइट्रेट के रूप में लेती हैं। अब यूरिया से नाइट्रेट रूप में या अमोनियम रूप में इसको बदलने का काम कौन करता है। तो हमारी मिट्टी में प्राकृतिक रूप से दो बैक्टीरिया जो होते हैं, नाइट्रोबैक्टर और एजोटोबैक्टर, ये उसको तोड़ने का काम करते हैं। जब आपने यूरिया दिया तो नाइट्रेट के रूप में बदलने का काम करते हैं, तब वो फसलें हमारे ले पाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर हमारी मिट्टी में प्राकृतिक रूप से वो जो नाइट्रोबैक्टर या एजोटोबैक्टर होते हैं, अब ये रासायनिक खेती की वजह से कम हो गए हैं, तो अगर वो नहीं होंगे तो आप कितना भी यूरिया, कितना भी डीएपी दिए जाइए, आपकी फसल जो है अच्छी होने वाली नहीं है। फसल बिल्कुल आपकी अच्छी होने वाली नहीं है।
तो आवश्यकता क्या है कि हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने की, मिट्टी को स्वस्थ करने की। अब जैविक खेती में अगर आपने निर्णय कर लिया कि भाई हम रासायनिक खेती नहीं करेंगे, रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारे क्या विकल्प हो सकते हैं कि जिससे हमारे फसलों के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए? तो बहुत प्रकार की जैविक खाद है। जैसे आज से अगर हम 30-40 साल पहले जाएंगे, अभी भी अगर हम यहाँ बात करें मध्य प्रदेश में, तो सीहोर जिले में इछावर तहसील में कुछ किसान करते हैं, और पहले ही हमारे उत्तर भारत में बिहार में पूरा प्रैक्टिस में था। हरी खाद का नाम सुना होगा आपने, हरी खाद। हरी खाद में ये जो सनई फसल होती है और ढेंचा फसल होती है, मुख्यतः 2 फसलों का उपयोग करते थे ये आपके उत्तर प्रदेश में और बिहार में। यहाँ भी करते थे लेकिन यहाँ कम करते थे। ये हरी खाद के लिए बहुत अच्छी फसल मानी जाती है। इसमें क्या करते थे कि जब हमारा वो गर्मियों में खेत खाली हो गया और जिसके पास में अपना पानी का साधन है, कुछ लोग खरीद में भी करते थे, तो उसको सनई, इसको सन बोलते हैं, या ढेंचा, इसको बो दिया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमारी फसल 35 से 45 दिन की, मुख्यतः ये है कि हमारी फसल फूल आने की अवस्था में, पुष्प आने की अवस्था में जब होती थी, उस समय इसको मिट्टी पलटने वाले हल से या किसी प्रकार से उसको पलट दिया और खेत में मिला दिया। ये पुष्पन अवस्था ही क्यों, फूल आने की अवस्था क्यों, उससे पहले की क्यों नहीं, बाद की क्यों नहीं? तो उसका कारण ये है कि जो फूल आने की अवस्था होती है, उस समय हमारे खेत में, फसल में सबसे अधिक बायोमास मिलेगा। उससे पहले की अवस्था में कम बायोमास मिलेगा, और उसके बाद की अवस्था में हमारी जो फसल होती है, उसका जो तना होता है, टहनी होती है, पत्तियां हैं, वो कठोर होने लगती हैं, रसीली अवस्था कम होने लगती है, तो उसके डिकम्पोज होने में, विघटन होने में फिर टाइम लगेगा। तो इसलिए वो पुष्पन अवस्था कि सबसे अधिक हमारी खेत की मिट्टी में बायोमास जाए और वो रसीली अवस्था में रहेगा, तो वो विघटित होकर जल्दी मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये हरी खाद प्रचलन में थी, ये बहुत अच्छी खाद थी, इससे हमारी मिट्टी स्वस्थ होती थी, और जो भी फसल हम बोते थे अगली फसल, उसमें उत्पादन अच्छा होता था। तो ये हरी खाद का हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, वर्मी कंपोस्ट पारंपरिक रूप से आपने जो अपने घर के पीछे बनाते हैं, जिसके जहाँ पशु पालते हैं, इसको FYM बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर। हमने देखा है, यूपी में भी देखा है, अभी भी MP में जो लोग हैं, कई गांव में देखने को मिल जाता है, कम हो गया है कि, लेकिन फिर भी इसको अभी लोग करते हैं कि जो भी उनका पशुओं का गोबर हुआ, चारा हुआ, वो एक जगह कलेक्ट करते रहते हैं, और 1 साल में वो डिकम्पोज हो जाता है, उसका उपयोग करते हैं। एक वर्मी कंपोस्ट का नाम सुना होगा, केचुए की खाद का, इसका उपयोग कर सकते हैं। बायोगैस स्लरी, गोबर गैस की खाद का, इसका उपयोग कर सकते हैं। नाडेप कंपोस्ट का, नाडेप कंपोस्ट जो अपना, जो हमारा पारंपरिक तरीके से जो हम FYM बनाते हैं गांव में, उसका ये सुधरा हुआ रूप है। सुधरा हुआ रूप से आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। जो ओम प्रकाश पटेल जी, आप म्यूट बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? आदरणीय पटेल जी, आप म्यूट सर रखें। आवाज नहीं आ रही। जी हाँ ठीक है सर, ठीक ठीक। जी जी, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर, यस, धन्यवाद। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अब सवाल शुरू करें, फिर 40 हो गए, आवाज नहीं आ रही आपकी। जुड़ तो जाए। जब तक बात जारी रखो, जब तक वो जुड़ते हैं, शायद नेटवर्क जी। या नेटवर्क बड़ी है, लेफ्टी लग रहे हैं वो उनका। बैटरी भी डिस्चार्ज हो सकती है।
आगे बढ़ाओ सर इसको। आपको बढ़ाना है, आप संचालन करो। ठीक ठीक। तो जैसा सर ने अपने आप ये बताया जैविक खेती के लिए कि हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इस पे सबसे पहले अपन शरद भैया से करूंगा कि वो इस पे अपने विचार रखें, जो अभी सर ने बोला, उपेंद्र सर ने, शुक्ला जी ने, जैविक खेती को बढ़ाने के लिए जो कंपोस्ट और जो खाद बताई हैं और रासायनिक में अलग बताया उन्होंने, इस पे आगे अपना संवाद जारी रखें। शरद भैया। जी भैया, बहुत अच्छा। और जितनी भी उन्होंने जानकारियां दी बहुत महत्वपूर्ण है वो। और कंपोस्ट खाद है, और अपनी वर्मी खाद हो गई, उसके बाद आपकी जितनी अपनी सैलरी बना रहे हैं अपने को सिखाए, वो भी सारी अपन इसी में उपयोग करेंगे। तो मेन बात ये समझ आया है कि केमिकल और बीटीसाइड दोनों को के जो उपयोग है वो आप नहीं करते हैं, और पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करते हैं, तो वो आपकी जैविक क्रॉप कहलाएगी। ये बातें। हाँ दादू, कुछ बोल रहे क्या? दादू का। हाँ जी। तो इसमें अपन लोगों को, जैसे अभी अपन मूसली के ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो अपना ये है कि भाई 1 एकड़ में कितनी गोबर की खाद डालें, कितनी अपन वर्मी खाद डालें, किस चीज से कंद का निर्माण होता है, पौधे की लंबाई, ये सब किस चीज से बढ़ती है, वो सारी चीजें अभी क्वेश्चन करना था, लेकिन शायद वो मोबाइल उनका अभी भी नहीं जुड़ पाया। देखता हूँ मैं, आप बात करो भैया शरद भैया, आप भी फोन लगा के देखता हूँ क्या कारण से हो रहा हाँ है। जी। देखिए सर, है ना, क्योंकि अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो। तो वर्मी खाद बनाना तो बहुत इजी तरीका है, वर्मी खाद, वर्मी पिट बनाना। और हम लोगों ने पवार खेड़ा में ही इसकी ट्रेनिंग ली थी, मैंने और कंचन ने। लगभग 1 महीने की पहले वर्मी बनाने की ट्रेनिंग होती थी, और इसके बकायदा प्रमाण पत्र मिलते थे ट्रेनिंग के पूरे। तो वो प्रमाण पत्र भी जारी होते थे वहाँ, और बहुत अच्छी वर्मी बनती थी। आजकल वो यूनिट तो शायद चालू नहीं है पवार खेड़ा में, लेकिन पहले ठाकुर साहब थे वहाँ पे, एक साइंटिस्ट, तो वो बहुत अच्छा इसकी हम लोगों को ट्रेनिंग करवाते थे। तो सबसे पहले कि वर्मी खाद को कितने 1 एकड़ में कितनी उपयोग करें। मेरे ख्याल 1 एकड़ में लगभग 10 टन आपको खाद उपयोग करनी पड़ेगी, 100 कुंटल मूसली के लिए। मूसली के लिए पढ़ रहा था मैं, तो मूसली के लिए ये खाद बहुत उपयोगी रहेंगी। और गोबर की अगर खाद मिलती है तो 1 एकड़ में लगभग 6 ट्रॉली गोबर की खाद, जो बहुत अच्छी पकी हुई, और अगर उसमें हो सके तो ट्राइकोडर्मा और बबेरिया, इन चीजों का भी आप अपनी खाद में छिड़काव करके और उसको कुछ दिन बोरे से ढक के रख दें, जिससे उसके प्रोम जो है पूरे उसमें फैल जावे। फिर वो खाद का जब आप थोड़े नमी वाले खेत में उपयोग करेंगे, तो वो आपकी जो है बहुत अच्छी रहेगी मूसली के लिए। क्या मूसली का शरद भैया वो कह रहे हैं जुड़े हुए हैं, कहाँ जुड़े हैं वो? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? मैंने कहा आप दिख ही नहीं रहे, आवाज भी नहीं आ रही आपकी। अरे वो तो कह रहे हैं जुड़े हुए हैं। मुन्नीलाल सर जी देख लें, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो। नहीं जुड़े हैं। अच्छा, लेफ्ट हैं। जुड़ गए, उपेंद्र शुक्ला जी जुड़े हैं, जुड़े हैं। अब भी अनम्यूट जुड़े करें हैं क्या ना, सब म्यूट भैया। म्यूट है आप, अनम्यूट कर लें क्या ना शुक्ला जी? हाँ जी, शुक्ला जी हेलो, म्यूट। हो सर गए हो आप गए। आप सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ जी, हाँ अब आई आवाज, अब आई आज। आप ये बताने का कष्ट करें कि आप लोगों ने कहाँ तक सुना था। आपने खाद का कोई बता नहीं रहे थे, सनई की खाद का, सनई खाद का बता रहे थे, उसका वहीं तक सुना, उसके बाद आवाज नहीं आई आपकी। अच्छा, उसको ओके, उसके बाद नहीं सुन पाए। हाँ ठीक है, जी। तो सनई की खाद का मैं बता रहा था कि उत्तर भारत में और बिहार में ये ट्रेंड में था कि जब गर्मियों में खेत आते थे या खरीफ के मौसम में, तो वो लोग ये सनई या ढेंचा की फसल को, आवाज आ रही मेरी? जी हाँ, आवाज जी सुन पा जी रहे हाँ, हैं? जी हाँ, आ रही सर, अब आ रही।
इसको जो है वो उगाते थे, और इसको जो खेत में पलटने का समय होता है वो सबसे उपयुक्त समय 35 से 45 दिन। मुख्य बात यह है कि जब हमारी फसल फूल आने की अवस्था में हो। फूल आने की अवस्था इसलिए ये तय किया गया कि उसके पहले बायोमास कम मिलेगा अगर आप पलट देंगे, और अगर आप बाद में पलटेंगे तो हमारी फसल में क्या होता है कि पत्तियां और तना उसका कठोर होने लगता है, तो उसके विघटन में, डिकम्पोज होने में समय लगता है। इसलिए सबसे उपयुक्त अवस्था है फूल आने की अवस्था। अगर आप हरी खाद का उपयोग करना चाहते हैं, वो 35 दिन में आए, 40 दिन में आए, 45 दिन में आए, उसको आप पलट दीजिए। इसके बाद जब वो विकसित हो जाएगा तो अगली फसल जब भी आप खेत की तैयारी करके बोएंगे तो उसमें आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। दूसरा मैंने विकल्प बताया था फार्म यार्ड मैन्योर। अगर आप लोग सुन पाए हों कि जो हमारे गांव में पारंपरिक तरीका है जो खाद बनाते हैं, उसे गोबर की खाद जिसको बोलते हैं, उसे फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं। तीसरा एक वर्मी कंपोस्ट है, केचुए की खाद सुना होगा आपने। चौथा बायोगैस स्लरी, गोबर गैस की खाद। पांचवा एक नाडेप कंपोस्ट होता है। नाडेप कंपोस्ट जो हमारा ये पारंपरिक तरीके से जो गोबर की खाद बनाते हैं, इसका सुधरा हुआ रूप है। इसके बनाने में कम समय लगता है और इसमें पोषक जी हाँ, तत्व जी भी हाँ। अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नाडेप कंपोस्ट हो गया। एक आपने मुर्गी का खाद सुना होगा, पोल्ट्री मैन्योर। लेकिन बस इसमें हमें एक चीज ध्यान देनी है कि पोल्ट्री मैन्योर जो है इसको कभी भी हमें ताजा उपयोग नहीं करना है। ये हमेशा 2 साल पुराना होना चाहिए, क्योंकि ताजा अगर उपयोग करेंगे तो फसल को लाभ होने की बजाय उसको हानि होगी, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत होती है। अगर आप 2 साल पुराना उपयोग करेंगे तो आपको सही लाभ होगा। मेरी आवाज आ रही है? आवाज सुन पा जी हाँ, रहे हैं जी मेरी? हाँ। आप जी हाँ। मेरा निवेदन है कि आपकी आवाज निरंतर आ रही है, अगर आप पूछेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, अनम्यूट करते लोग फिर वो आपकी आवाज कटने लगती है, इसलिए आप जी, कंटिन्यूअस जी, रखिए। ठीक है। दर्शन दे दो, दर्शन। जी जी। तो ये हमारे विकल्प हैं। तो यहाँ अगर हम जैविक खेती करना चाह रहे हैं या करते हैं तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली कि हमारी मिट्टी का जो हमने परीक्षण करवाया कि हमारी मिट्टी की स्थिति क्या है, उसमें पोषक तत्वों का स्तर क्या है। दूसरा, जो फसल हम बोने जा रहे हैं उस फसल की पर हेक्टेयर या पर एकड़ आवश्यकता क्या है। तीसरी चीज कि जिस स्रोत से हम पूर्ति करने जा रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट, बायोगैस स्लरी या मुर्गी खाद, उसमें हमें पता होना चाहिए कि इसमें कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटास होता है। तो उसके अनुसार जब आप गणना करके पर हेक्टेयर पर एकड़ जब पूर्ति करेंगे तो आपके फसल के उत्पादन में कमी नहीं होगी, और उतनी पूर्ति अगर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कमी होगी। मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे वर्मी कंपोस्ट है कि वर्मी कंपोस्ट में अधिकतम 2% नाइट्रोजन होता है, अधिकतम 1% फास्फोरस होता है और अधिकतम 0.5% पोटास होता है। इसका आशय हुआ कि जब हम 100 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट अगर दे रहे हैं खेत में तो 2 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, 1 किलोग्राम फास्फोरस की पूर्ति होगी और 500 ग्राम पोटास की पूर्ति होगी, और दूसरे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो और कम मात्रा में जाएंगे। अगर हमने पारंपरिक तरीके से बनाया हुआ गोबर का खाद जिसको FYM बोलते हैं उसका इस्तेमाल किया है तो उसमें अधिकतम 0.5% नाइट्रोजन होता है, 0.3% फास्फोरस होता है और 1.5% पोटास होता है। अगर हमने 100 किलोग्राम अपने गांव का घर का बनाया हुआ FYM इस्तेमाल किया तो 500 ग्राम नाइट्रोजन मिलेगा, 300 ग्राम के आसपास फास्फोरस मिलेगा और 150-200 ग्राम के आसपास पोटास मिलेगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपको गणना करनी पड़ेगी कि 1 एकड़ में हमने जो फसल बोई है तो हम कितना FYM दें या कितना वर्मी कंपोस्ट दें। जब उतनी मात्रा आप देंगे उत्पादन कम नहीं होगा, नहीं देंगे कम होगा। तो जो हमने शुरुआत में बताया था कि जब हम गांव में गए तो लोगों ने बोला जैविक खेती, जब पूछते थे जैविक खेती अच्छी है, ये हमें करनी चाहिए, फिर कर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं,
जो नई पीढ़ी है वो करना नहीं चाह रही है। जो इतनी मात्रा की आवश्यकता होगी वो इतनी मात्रा की वो पूर्ति कैसे कर पाएंगे, कैसे करें? तो जैविक खेती के क्षेत्र के विस्तार में ये सबसे बड़ी बाधा रही या बाधा है कि जिसकी वजह से जैविक खेती के क्षेत्र में विस्तार नहीं हो पाया। ये जानते समझते हुए कि ये अच्छी है, उत्पादन अच्छा होगा, गुणवत्ता अच्छी रहेगी, मिट्टी स्वस्थ रहेगी। एक चीज और है विस्तार न होने का कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो जो ओवरनाइट, सबको पता है कि दूरगामी नुकसान हो सकता है, लेकिन उसको जानते हुए, कुछ लोग तो जानते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग जानते समझते हुए सिर्फ आज के बारे में सोच रहे हैं कि आज अच्छा हो जाए, कल क्या होगा उसके बारे में उनको विचार करने का वो प्रयास नहीं कर रहे हैं या उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो अभी मध्य प्रदेश में पिछले करीब 3 सालों से 4 सालों से प्राकृतिक खेती के बारे में बात शुरू हुई। गुजरात से हमारे करीब 10 एक्सपर्ट आए थे 3 साल पहले, 4 साल पहले, और वो 2-2 एक्सपर्ट ने 3-3 जिलों में जाके इसके बारे में बताया। तो प्राकृतिक खेती को ध्यान से सुनिए आप। प्राकृतिक खेती में जो जैविक खेती की जो मुख्य समस्या है, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को लोग सामान्यतः एक ही समझते हैं, लेकिन उन दोनों में समानता भी है और उन दोनों में अंतर भी है। समानता पहले बता दूं, दोनों में समानता ये है कि दोनों में किसी प्रकार के रासायनिक तत्व का उपयोग नहीं किया जाता है, नहीं करना है। न रासायनिक उर्वरक का उपयोग, न रासायनिक कीटनाशी का उपयोग, न रासायनिक खरपतवारनाशी का उपयोग, न ही जैविक खेती में और न ही प्राकृतिक खेती में। ये मुख्य समानता है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि जैविक खेती में आज बहुत सारी कंपनियां जैविक उत्पाद बनाने लगी हैं। वो जैविक कीटनाशी भी मार्केट में उपलब्ध है, जैविक खाद भी उपलब्ध है। तो जैविक खेती जो लोग करते हैं तो ये बाजार से खरीद के डालने में मना नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है, रुकावट नहीं है, जो चाहे वो डाल सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट ये है कि प्राकृतिक खेती में बाजार से आपको किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक, एवं जैविक भी, जैविक कीटनाशी, जैविक खरपतवारनाशी, जैविक खाद डाल के खरीद के डालने की आवश्यकता नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है। समानता ये कि दोनों में किसी प्रकार के रासायनिक तत्व का इस्तेमाल नहीं करना है। अंतर ये कि जैविक खेती में आप बाजार से जैविक उत्पाद खरीद के डाल सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती में आपको बाजार से कुछ खरीद के डालना नहीं है। जी सर। इसका जी कॉन्सेप्ट सर, ये अब है। कुछ लोगों हाँ जी, के बोलिए। प्रश्न उत्तर भी होंगे सर, समय हो चला है, 6 बस मिनट वो, बचे हैं आप। अच्छा, तो मैं अपनी जी, बात को कुछ लोगों के प्रश्न ले रहे। बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ फिर। हाँ, ठीक जी है। तो प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट ये है जी कि हमें अपनी मिट्टी को इतनी स्वस्थ कर देना है। जंगल में जो बीज गिरता है वहां ना जुताई की आवश्यकता होती है, न खाद डालने की आवश्यकता है, न दवा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वहां कार्बनिक तत्व तो बहुत मात्रा में होता है। हमारे शरीर का हम प्राकृतिक भोजन अगर बंद कर देंगे, जो सब्जी, फल, दूध, घी खाते हैं, मेडिकल स्टोर में इसके बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल, विटामिन सी, ग्लूकोज, आयरन, कैल्शियम। लेकिन हम एक सेकंड के लिए विचार करें कि जो हमारा प्राकृतिक भोजन है, फल, दूध, सब्जी, इसको बंद कर दें और बाजार से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक के कैप्सूल खाते रहें, क्या हमारा शरीर लंबे समय तक स्वस्थ बना रहेगा? अगर आपका उत्तर मिलता है हाँ बना रहेगा, तो फिर आपको ये प्राकृतिक भोजन करने की आवश्यकता नहीं। आशा ये है कि आपको प्राकृतिक खेती करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको उत्तर मिलता है कि नहीं, हम अपना प्राकृतिक भोजन बंद कर देंगे और बाजार के ग्लूकोज से, बाजार के विटामिन की गोली से लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो हमें प्राकृतिक खेती के बारे में विचार करना होगा। प्राकृतिक खेती का मूल कॉन्सेप्ट ये है कि हमें अपनी मिट्टी को इतना स्वस्थ कर देना है कि ये बाहर से डालने की आवश्यकता ना हो। तो उसके लिए बीजामृत है, जीवामृत है, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज हैं। जैसे बीजामृत में क्या करना है कि आपको 5 किलोग्राम देसी गाय का गोबर लेना है। यहाँ देसी गाय पे ध्यान दीजिए, देसी गाय का गोबर, 5 लीटर देसी गाय का मूत्र और 10 लीटर पानी, और उसमें 50 ग्राम चूना,
ये आपको लेना है। और 500 ग्राम जैविक मिट्टी। जैविक मिट्टी कहाँ से होगी? बरगद के नीचे की, नीम के नीचे की, या पीपल के नीचे की। इसको किसी भी मिट्टी के बर्तन में या किसी भी बर्तन में छाया वाले स्थान में इसका आप घोल बनाएं। सुबह शाम घड़ी की सुई की दिशा में इसको घुमाते रहें। और जो भी बीज आप बोने जा रहे हैं इसको उपचारित करके अच्छे से बोएं। छाया वाले स्थान में बीज में इसको मिला लें और जब बीज सूख जाए तो इसको बोएं। इससे क्या होगा कि आपके बीजों का अंकुरण अच्छा होगा, बीज में जो पौधे जर्मिनेट होगा उसमें बीमारियां कम लगेंगी और आपका पौधा स्वस्थ बनेगा। जब पौधा स्वस्थ होगा निश्चित रूप से उसमें उपज अच्छी होगी, बीमारी कम होगी। दूसरा जो जीवामृत होता है, जीवामृत में 10 किलो गोबर लेते हैं देसी गाय का, 10 लीटर देसी गाय का मूत्र लेते हैं, 1 किलो बेसन लेते हैं, 1 किलो गुड़ लेते हैं और 180 लीटर पानी, इसका घोल तैयार करते हैं। छाया वाले स्थान में किसी भी पात्र में भर लीजिए आप इसको, ड्रम वगैरह में, और सुबह शाम घड़ी की सुई दिशा में घुमाइए। ये आपका यहाँ ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि इसको हम कितना उपयोग करेंगे, फसल के लिए कितनी आवश्यकता होगी। तो आपकी फसल कितनी अवधि की है? 90 दिन की, 120 दिन की, 130 दिन की? मोटे तौर में उसमें 15 का भाग दे दीजिए और जितने बार आए भाग जाने से उतने बार इसको आपको ये जीवामृत को उपयोग करना है। ये 200 लीटर की मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक बार के लिए। अगर आपकी फसल 90 दिन की है, आप 15 का भाग दीजिए, 15 छक्का 90, 6 बार गया। 200 लीटर की मात्रा को आपको 15-15 दिन के अंतराल में 5 बार उपयोग करना है। ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हो गया। तो जो जैविक खेती की समस्या थी कि अधिक मात्रा में आपको खाद देने की आवश्यकता थी, अधिक पशुओं को पालने की आवश्यकता थी, वो समस्या प्राकृतिक खेती में बहुत कम हो जाती है। अगर आपके पास में एक गाय है तो एक गाय से आप, देसी गाय है और उसका आप मूत्र गोबर बर्बाद नहीं होने देते हैं, बह के नष्ट नहीं होने देते हैं, तो 10 एकड़ की फसल का प्रबंधन आप अच्छे से कर सकते हैं। और हमें जब प्राकृतिक खेती अगर करनी है तो हमें 3 साल में एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से गर्मियों में गहरी जुताई करवानी पड़ेगी 15 अप्रैल के बाद। इससे सूर्य की तेज धूप में प्राकृतिक रूप से जो उसमें अंडे पड़े हैं, कीड़े पड़े हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, समस्या कम होगी। हमें अपनी मेड़ों को साफ रखना होगा, क्योंकि जब मुख्य फसल कट जाती है तो कीट पतंगे, बीमारियां उसी में आश्रय लेते हैं, और जब हम मुख्य फसल बोते हैं तो उसमें वो शिफ्ट हो जाते हैं। आपके किसी के क्वेश्चन हो, क्योंकि इसमें बताने का बहुत है, अब समय खत्म हो जाएगा, आपका मन का क्वेश्चन मैं पाऊंगा। किसी के क्वेश्चन हो तो आप बात करिए, तो उसमें अपन डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ सर, समय हो 8 तो बज चले अपने। ये अब प्रश्न लेंगे कुछ। आप रमेश चंद्र मेहरा जी ने अपना हैंड रेज दिया है, वो प्रश्न पूछे। रमेश जी, मेहरा जी। जी ओम सर, आपने जैविक और प्राकृतिक खेती के संबंध में बताया। मेरा निवेदन है कि हम लोग जो अनाज की सिलेरी बना रहे हैं, क्या वो इसमें चल जाएगी? 15 अनाज की या 9 अनाज की हम सिलेरी बनाते हैं, और वो सिलेरी को छाछ के साथ या गोमूत्र के साथ जब बनाते हैं और उसको यदि हम डालेंगे तो ये प्राकृतिक खेती में चल जाएगी क्या? जियो। देखिए, अभी जो गुजरात के जो लोग आए थे, ठीक है ना, उन्होंने जो बताया था उसमें उन्होंने अनाज की सैलरी का नहीं बताया, लेकिन ये मैं अपने अनुभव के बेस पे ये बोल सकता हूँ। उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको वर्मी कंपोस्ट बताया कि इसमें इतनी मात्रा में होता है, नाडेप में बताया कि भाई इसकी आप कितनी स्लरी बना रहे हैं, उससे कितने पोषक तत्व जा रहे हैं, ये अंदाज का काम हो जाएगा। पोषक तत्व उससे निश्चित रूप से मिलेंगे, क्योंकि जब हम बेसन की मिलाने की बात करते हैं, गुड़ की मिलाने की बात करते हैं, वो जो अनाज है उसमें ही वो सारे पोषक तत्व होते हैं। अनाज में अगर आपका दलहनी फसल है उसमें प्रोटीन भी होगा, अगर ये अनाज वाला है तो आपका इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, तो निश्चित रूप से फसल की आवश्यकता की पूर्ति होगी। लेकिन कितनी स्लरी से कितने फसल की आवश्यकता की पूर्ति होगी, कितने एकड़ की पूर्ति होगी, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। ठीक है, पूर्ति तो होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 200 लीटर का घोल है, ये 1 एकड़ की फसल के लिए पर्याप्त है 15 दिन के लिए। अगर आपकी फसल 90 दिन की है या 120 दिन की है या 150 दिन की है, उसमें आप 15 का भाग दे लीजिए, उतने 200 लीटर आप 15-15 दिन के अंतराल में आपको डालने की आवश्यकता होगी। तो अनाज की स्लरी
काम करेगी, उपयोग करेगी, ये मैं अपने अनुभव विवेक के बेस पे आपको बता सकता हूँ। लेकिन जी कितनी मात्रा, कितने एकड़ जी। फसल के लिए काम करेगी, इसके बारे में मैं निश्चित तौर पे कुछ नहीं कह सकता। सर, एक प्रश्न और है जी। कि जैसे जो हम अपने को जो जीवाणु की जो आप बात करें कि भाई जीवाणु के बिना खेती नहीं हो सकती, तो बिल्कुल हम जी। यदि जीवाणुओं को बढ़ाएं और जी। उसका मल्टीप्लाई करके यदि खेत में डालते हैं तो उसका क्या होगा? जी हो। प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट ही यही है। जैसे मैं आपको एक सरल चीज बताऊं, जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर में सारे अंग महत्वपूर्ण है। किसी से पूछो, कोई बोलेगा दिल बहुत महत्वपूर्ण है, कोई बोलेगा दिमाग बहुत महत्वपूर्ण है, कोई बोलेगा किडनी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है शरीर की आत्मा। अगर आपके शरीर की आत्मा निकल गई तो किडनी, दिल, आंखें, फेफड़े सब अपने आप जो है निष्प्राण हो जाते हैं। उसी प्रकार से मिट्टी में ये जो मैंने पोषक बताया 17 इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन मिट्टी में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कार्बनिक तत्व, ऑर्गेनिक कार्बन। वो हमारे शरीर की आत्मा की तरह है। अगर ऑर्गेनिक कार्बन एक निश्चित मात्रा में कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो आप पोषक तत्व ये कितना भी देते रहिए, उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। तो आवश्यकता ये है कि हमें अपने मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने की। जो ये करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके बढ़ाने के, क्योंकि ये प्रमाणित है कि मिट्टी में जितने सूक्ष्म जीव होते हैं, जितने भी कीट पतंगे हैं, चाहे में दिखाई देने वाले हों चाहे ना दिखाई देने वाले हों, 95% से अधिक वो हमारी मिट्टी के लिए, फसल के लिए लाभदायक होते हैं। बहुत कम मात्रा में होते हैं जो हानिकारक होते हैं। आवश्यकता है जी कि जो लाभ पहुंचाते हैं उनको बढ़ाए। इसको आप ऐसे समझ लें कि समाज में, मनुष्य के समाज में असामाजिक तत्वों की संख्या बहुत कम है, अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है। उसी प्रकार से मिट्टी में फसल के लिए जो लाभदायक जो कीट पतंगे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जिनकी संख्या ज्यादा होती है और हानिकारक की कम होती है। लेकिन ये 50-60 सालों से जो हमने रासायनिक खेती की, उससे वो लाभदायक की संख्या बहुत कम हो गई है। आवश्यकता उन्हीं को बढ़ाने की है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी शहर में इन आतंकवादियों के द्वारा अगर बम विस्फोट की घटना होती है, तो उसकी परिधि में अच्छा व्यक्ति आए, बुरा व्यक्ति आए, जो भी आता है वो नष्ट होता है। तो रासायनिक खेती से जब हम पूरी फसल को जहरीला बना देते हैं, पूरी मिट्टी को जहरीला बना देते हैं, तो उसमें चाहे वो हानिकारक शत्रु हैं फसल के, मिट्टी के, वो नष्ट होते हैं, और जो लाभदायक हैं वो भी नष्ट होते हैं। जी हूँ, जी हूँ। अशोक जी, अशोक पटेल साहब, आप अपना प्रश्न रखें। है अशोक जी? नहीं है? राकेश भैया, राकेश जी। चाय अरे पीने चले गए। है दादा, है वो बहुत फोन में इधर उधर हो जाता गड़बड़। हाँ चलो बोलो, रखो जल्दी करो जी। मेरा प्रश्न ये है कि आप पवार खेड़ा में इसका ट्रेनिंग चल रही क्या? जी, इसकी निश्चित है कि जब भी अगर कोई आता है सुबह 11 से 5 के बीच में, ऑफिस टाइम 10 से 6 है, लेकिन कभी भी आप 11 से 5 के बीच में कोई भी किसान भाई आता है तो हम समय निकाल कर उसको बताते हैं। अपने यहाँ सर और वो ट्रेनिंग पे ये सब मॉडल है क्या बना हुआ? ये कुछ हैं, ऐसे आपको वर्मी कंपोस्ट देखने को मिलेगा, आपको नाटेप कंपोस्ट देखने को मिल जाएगा। और एक प्रश्न और था, 1 एकड़ में सर वर्मी कंपोस्ट कितना डालें? वो आपने वो बताया, लेकिन उसका कैलकुलेशन लगाया होगा ना कि इतने बोरी, इतना किलो डालो। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको समझने की आवश्यकता है। मैंने कहा 2% नाइट्रोजन 100 किलो के अगेंस्ट में। अब मैं आपको जैसे मूंग की फसल का एग्जांपल बता दूं, ठीक है? आपको फसल की मांग क्या है? अगर आप गेहूं धान बोने जा रहे हैं तो 1 हेक्टेयर में कम से कम 100 किलोग्राम से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। अगर हम मूंग की फसल बोने जा रहे हैं तो 25 से 30 किलोग्राम 1 हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, नाइट्रोजन को बेस मान के हम कैलकुलेट करते हैं। अब जब आपको गेहूं की फसल में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता है और वर्मी कंपोस्ट में अधिकतम 2% है, अगर आप 1 कुंटल जब डाल रहे हो तो उसमें 2 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगा। तो कितना आपको डालना पड़ेगा? 10 क्विंटल से 20 किलो, 15 कुंटल डालोगे कितना मिल जाएगा? 30 किलो। तो अगर आप दलहनी फसल डाल रहे हो, तो दलहनी फसल आपने बोने का प्लान किया हुआ है, तो कम से कम
2 टन वर्मी कंपोस्ट आपको डालना होगा 1 हेक्टेयर में, 2 टन, ध्यान दीजिए, 20 कुंटल, तब जाके वो नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये और है कि अगर आपने वर्मी कंपोस्ट बना के आपने धूप में रख दिया, उसको स्टोर कर दिया कि हमने वर्मी कंपोस्ट बनाया, तो जो 2% की मात्रा है वो उसमें बहुत कम हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो हमेशा इसको बना के छाया वाले स्थान में रखना है, ठीक है। अगर वही आपने गेहूं की फसल बोने का प्लान किया हुआ है तो कम से कम 5 से 6 टन वर्मी कंपोस्ट से अगर पूर्ति करना चाह रहे हैं गेहूं या धान की फसल के लिए, तो आपको 6 टन वर्मी कंपोस्ट चाहिए ही, और वो भी 1 अच्छा हेक्टेयर में बना कि हुआ। 1 एकड़ में सर? 1 हेक्टेयर में, 1 एकड़ में? हेक्टेयर, ध्यान अरे से सुनिए आप। एकड़ की बता दो आप, तो कि इतने कुंटल 1 एकड़ में, इतने कुंटल गेहूं में, वो हमारे गेहूं में दिक्कत गेहूं आ रही में सर, इसलिए हम पूछ रहे हैं। हाँ। तो कोई यार बात नहीं, अशोक भैया, गेहूं गेहूं में 1 एकड़ में 60 कुंटल हो गया ना, 60 कुंटल वर्मी। सुन लीजिए आप, कोई बात नहीं, अब गेहूं का सुन लीजिए। गेहूं 1 एकड़ में आप लगभग आधी मात्रा कर लीजिए उसकी। मैंने आपको ये 1 हेक्टेयर की बताई थी, 60 कुंटल, 6 टन, 1 टन में 10 कुंटल होते हैं, उसका आप 30 कर लीजिए, 3 टन, 30 कुंटल वर्मी कंपोस्ट आप 1 एकड़ में दे दीजिए, आपको नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। धन्यवाद। और ये वर्मी अच्छा है सर, मतलब डालना खेत के लिए बढ़िया। अब मेरा विचार बन रहा है ये वर्मी का सब बनाने का, ये गोबर को वर्मी में बदलने का विचार बन रहा है। हाँ, जब भी आप अगर वर्मी कंपोस्ट आप बनाते हैं तो आपका गोबर, ये ध्यान दीजिए कि हमेशा 20 से 25 दिन पुराना होना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट के टाके में, वर्मी कंपोस्ट के पिट में कभी भी ताजा गोबर ना भरें, नहीं आपके केचुए जो है वो खत्म हो जाएंगे। ताजे गोबर में हीट होती है सर हमेशा। केचुआ, ये आइसिटा फेटिटा यही चलेगा कि कोई देसी भी कोई हाँ, केचुआ है, जैसे हाँ, पालेकर जी बोलते हैं कि ये आइसिटा फेटिटा मत डालो? बिल्कुल, यूजिनी एसिनिया फेटिडा, ये 2 स्पीसीज अपने यहाँ अच्छा काम करते हैं। आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ हाँ। सर, ये इनमें केचुए में भी जो वेराइटी है, जैसे वो बोलते हैं देसी केचुआ उपयोग करो, या तो हमको ये बड़ा कंफ्यूजन है कि देसी उपयोग करें कि आइस्टिटा फेटिटा उपयोग करें। नहीं, देखो उसमें क्या है, जो अपने पारंपरिक केचुए होते हैं ना, वो मिट्टी खाते हैं या फसलों का अवशेष, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से अपन जो खेतों में देखते हैं। जब भी आप ये गोबर का इस्तेमाल करते हैं या आप ये मूंग का भूसा ये आप ये भरते हैं इसमें, तो इसमें ये देखा गया है कि जो ये 2 स्पीसीज हैं ये अच्छा काम करती हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या रहता है, हमें चाहते हैं कि हमारा जल्दी से बन के तैयार हो, टाइम नहीं लगे, तो ये जी सर, जी सर। 65 से 70 दिन में अगर आपने ठीक से बनाया है तो वर्मी कंपोस्ट बना के तैयार कर देती है, जिसमें कि आपकी 20 से 25 दिन का पुराना गोबर आपने इस्तेमाल किया है। तो राकेश भैया, आपका प्रश्न रखें। राकेश भैया है? धन्यवाद सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। आपका नंबर भी अब मैसेज में हो जाएगा, तो हम आपसे संपर्क कर लेंगे सर। धन्यवाद बहुत बहुत सर। राकेश भैया है? जी जी हूँ, है, सुन रहा हूँ। जल्दी 8-10 हो गए, जल्दी पूछो। और शरद भैया को बुलाते आखिरी में आवाज। जी जी सर, मैं भी ये जानना चाह रहा था, जैसे कि प्राकृतिक खेती जो है, तो अभी हम ज्यादातर उपयोग जैसे कि स्प्रे में मेटारिज्म है, ट्राइकोडर्मा है, बेविरिया है और सुडोमोनास, इन चीजों का सबका स्प्रे कर रहे हैं।